334 अध्याय 334 वांग हाओ का निर्णय। मोबाइल रीडिंग। दानव ने आगे कहा, शून्य जर्ग जर्ग की एक बाहरी शाखा मात्र है, पूरी जर्ग जाति में इसे तीसरे दर्जे की शाखा भी नहीं माना जाता। यहाँ उनके कार्य फिलहाल अन्य जर्ग शाखाओं का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। नवीनतम अध्यायों के लिए कृपया देखें साहित्य भवन कोष्टक। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अन्य जर्ग शून्य जर्ग की असामान्य गतिविधियों को नोटिस करेंगे, विशेष रूप से शून्य राजा के गायब होने को, जो निश्चित रूप से अन्य जर्ग में संदेह पैदा करेगा। यह जर्ग के शीर्ष विशेषज्ञों का ध्यान भी आकर्षित कर सकता है और जांच के बाद वे आसानी से आप पर उंगली उठा सकते हैं। क्योंकि आपने सभी 8 शून्य बीस्टमास्टर्स को मार डाला, यह मामला अब पूरे जर्ग जाति में एक प्रसिद्ध घटना बन गया है। उस स्थिति में हम सभी शून्यलिंगों को लुभाने के लिए बदला योजना का उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, जिसमें कई खतरनाक स्थितियां हैं। हम बस एक ब्लैक होल ढूंढ सकते हैं और एक चुंबकीय तूफान का उपयोग करके इन सभी शून्य जर्ग को उसमें फेंक सकते हैं। इस तरह वे बिना किसी सबूत के मर जाएंगे। वांग हाओ अवाक रह गया। ये वह परिणाम नहीं था जो वह चाहता था। तुरंत वांग हाओ ने शून्य माता की यादों से पढ़ा कि शेनलोन स्टार पर शून्य जर्ग का हमला और खाजिक्स को पृथ्वी पर भेजना दोनों ही जर्ग एल्डर काउंसिल को सूचित किए बिना शून्य जर्ग द्वारा गुप्त रूप से किए गए थे। पृथ्वी को जोड़ने वाला तथाकथित प्राचीन स्पेसटाइम वर्महोल जानबूझकर शून्य कीट सम्राट को एओतियान द्वारा प्रदान किया गया था, जो 9 जानवर राजाओं में दूसरे स्थान पर था, जो 4 पंजे वाला लाल ड्रैगन भी था। वांग हाओ ने कुछ रोचक जानकारी भी सीखी। यही कारण है कि इन शून्य कीड़ों ने शून्य रक्त रेखा प्राप्त की और यह एओतियान से भी संबंधित है। संपूर्ण शून्य जर्ग को एओतियान द्वारा विकसित किया गया कहा जा सकता है और यह बाकी जर्ग से पूरी तरह से स्वतंत्र है। शून्य कीट कबीले की खेती करने का कारण एओतियान को एक संतोषजनक भौतिक शरीर खोजने में मदद करना था। लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि शून्य कीट राजा, जिस कुत्ते को उसने पाला था, वह अपने मालिक एओतियान से बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। इसके विपरीत अपने स्वामी की मृत्यु के बावजूद कीट रानी रिया ने जश्न मनाया। ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि अगर शून्यलिंग अचानक गायब भी हो जाए तो भी ये पूरी जर्ग जाति का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। वांग हाओ को उसी समय ये बात हैरान कर रही थी कि जिन 3 ड्रैगन से उसका सामना हुआ, वे अपना भौतिक शरीर क्यों खो बैठे थे। आखिर इन ड्रैगन का क्या हुआ? वांग हाओ के लिए इन मुद्दों पर विचार करने का ये समय नहीं है। वांग हाओ कभी भी राक्षस आत्मा के विचार को स्वीकार नहीं करेगा। वांग हाओ अपने दिमाग में एक और भी बेहतरीन योजना बना रहा था। इसका मतलब होगा पूरे शून्य जर्ग का विनाश करना, अंत तक जाना और सभी सबूतों को पूरी तरह से नष्ट करना। इससे न केवल शेनलोन स्टार और पृथ्वी की रक्षा होगी, बल्कि जर्ग के लिए भी काफी परेशानी पैदा होगी। बेशक वांग हाओ उस शून्य रानी को मारने का साहस नहीं जुटा सका जिसे उसने पकड़ लिया था। तुरंत वांग हाओ ने एजियो ड्रैगन कॉल्ड्रॉन को उस मूल स्थान पर रख दिया जहां शून्य माता कृमि रहती थी, और फिर शून्य माता कृमि को पूरे शून्य तारे पर सभी शून्य कृमियों को शुद्धिकरण के लिए एजियो ड्रैगन कॉल्ड्रॉन में प्रवेश करने के लिए बुलाने का आदेश दिया। जहां तक शून्य जर्ग द्वारा भर्ती किए गए सेरेब्रेट्स का सवाल है, वांग हाओ ने सेरेब्रेट्स को केवल एक जर्ग युद्धपोत पर रखा और बाकी को शोधन के लिए एजियो ड्रैगन कॉल्ड्रॉन में फेंक दिया। संपूर्ण कीटवध प्रक्रिया 3 दिन और 3 रात तक चली और विभिन्न रंग के कीट शव जिन्हें वांग हाओ ने अपने एजियो ड्रैगन रिंग में गलाया और संसाधित किया था, पहाड़ों की तरह ढेर हो गए। केवल 3 दिनों में जब वांग हाओ ने करोड़ों शून्य जर्ग को जला दिया, तो उसने शून्य रानी को शेनलोन स्टार की ओर एक जर्ग युद्धपोत चलाने का आदेश दिया। जैसे ही युद्धपोत ने उड़ान भरी, एक हिंसक विस्फोट के कारण पूरा शून्य तारा उल्कापिंड के मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। शून्य तारे की अपनी यात्रा के दौरान वांग हाओ ने जर्ग की अपार संपत्ति अर्जित की, जिसमें सबसे बड़ी मात्रा में चांदी और सोने का पानी चढ़ा हुआ अयस्क था। इसके अलावा जर्ग की लाशों को पिघलाकर प्राप्त सामग्री भी भयानक थी। एजियो ड्रैगन रिंग में एकत्रित सभी सामग्रियों ने हजारों मीटर ऊंचा एक विशाल पर्वत बना दिया। वांग हाओ ने भी शून्य मदर वम को अपनी एजियो ड्रैगन रिंग में संग्रहित किया और इसे अपना घर बना लिया। इस शून्य मदर वम के साथ वांग हाओ के पास शक्तिशाली व्यक्तिगत हथियारों की निरंतर आपूर्ति हो सकती थी, लेकिन परेशानी से बचने के लिए वांग हाओ ने वर्तमान में मदर वम को पुनः उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी थी। क्योंकि जर्ग कम बुद्धि के हैं, यहाँ तक कि गोल्डन साइड भी इतना कमजोर है कि उसे रानी जर्ग की तरह वांग हाओ द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वांग हाओ को इस बात से बहुत ईर्ष्या हुई कि कैसे एओतियान ने कीट रानी लिया और 9 जानवर राजाओं को विकसित किया था, जिससे कम बुद्धि वाली कीट जाति को अत्यधिक उच्च बुद्धि प्राप्त हुई थी।
दुर्भाग्य से मां कीट की स्मृतियों को पढ़ने के बाद भी वांग हाओ को कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली। शायद कीट रानी लिया से मुंह खुलवाकर ही वांग हाओ ये रहस्य जान पाया होगा। जर्ग अंतरिक्षयान काफी तेज था और 3 दिनों की अंतरतारकीय यात्रा के बाद अंततः ये शेनलोन तारे पर पहुंचा। जब जर्ग अंतरिक्षयान शेनलोन पीक के शिखर पर उतरा तो शेनलोन स्टार के सभी निवासी छिपने के लिए नई खोदी गई बिलों में घुस गए। इस बीच शेनलोन पीक के शीर्ष मंच पर 10 लाख ब्लैक सर्प गार्ड पूरी तरह से सुसज्जित होकर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। तभी एक छोटा सा काला लेडीबल लैंडिंग क्राफ्ट धीरे धीरे जर्ग युद्धपोत से नीचे उतरा। अंतरिक्षयान के शीर्ष पर काले वस्त्र पहने एक मानव खड़ा था। ये वांग हाओ था। इस समय जब सभी ने वांग हाओ का आंकड़ा देखा तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठे, देखो, वह ड्रैगन दूत है। ड्रैगन दूत उस छोटे अंतरिक्षयान पर है। दिव्य ड्रैगन स्टार धन्य हो और दिव्य ड्रैगन दूत 1000 साल तक जीवित रहें और अमर रहें। ये धीमी आवाज तुरंत ही भीड़ में महामारी की तरह फैल गई। 1 मिनट से भी कम समय में शेनलोन पीक के 1000 मील के भीतर का पूरा क्षेत्र ऐसी ध्वनियों से भर गया। दिव्य ड्रैगन स्टार को आशीर्वाद मिले और दिव्य ड्रैगन दूत 1000 साल तक जीवित रहें और अमर रहें। ... ध्वनि बार बार उठती और घटती रही, कभी रुकती नहीं। जब वेई लैन ने वांग हाओ की आवाज को आसमान से उतरते देखा तो उसका तनावग्रस्त दिल तुरंत शांत हो गया और उसने खुद से कहा, पाह, यह आदमी वास्तव में दिखावा करना जानता है। तब वेई लैन ने अपने दूत से कहा, मेरा आदेश पहुंचाओ, सभी लोग अपने हथियार डाल दें, अलार्म बजाएं और ड्रैगन दूत का स्वागत करें। इस समय ब्लैक सर्पेंट गार्ड की मुख्य प्रशिक्षक के रूप में पेनी ने वेई लैन की कमान पेनी को सौंप दी। इस आदेश के साथ उसके पीछे के 10 दूतों ने आदेश प्राप्त किया और फिर उसे नीचे के 10 सेनापतियों तक पहुंचाया। इस तरह 1 से 10, 10 से 100, जल्द ही सभी को वेई लैन का आदेश मिल गया। सभी ने अपने हथियार वापस अपने स्थान पर रख दिए और वांग हाओ के स्वागत की तैयारी में जुट गए। दिव्य ड्रैगन पैलेस के सामने एक जगह साफ कर दी गई, ठीक उसी स्थान पर जहां वांग हाओ का ब्लैक लेडीबर्ड अंतरिक्षयान उतरा था। www.chaosin.com। वांग हाओ तब तक चुप रहा जब तक कि काली लेडीबर्ड अंतरिक्षयान धीरे धीरे जमीन पर नहीं उतरा, जिसके बाद वह कूद गया। ये सैकड़ों मीटर दूर पेनी के ठीक सामने गिरा। उनके पहले शब्द थे, कोई बात नहीं, मैंने सभी कीड़ों का ख्याल रख लिया है। ये वाक्य बहुत ही सामान्य था, लेकिन पेनी को यह एक गूंजती हुई घंटी की तरह लगा और वह तुरंत भावुक हो गई। सचमुच यह अद्भुत है, हाओ। मैं अपने लाखों शहीद नुवा कबीले के सदस्यों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोलते समय पेनी ने एक सुंदर मुद्रा में वांग हाओ को प्रणाम किया। यह प्रणाम पूर्णतः हृदय से किया गया था तथा इसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। यह पुस्तक पिन और shu.com से ली गई है। एड ब्लॉकर डिटेक्टेड। प्लीज डिसेबल योर एड ब्लॉकर टू सपोर्ट आवर वेबसाइट एंड कंटिन्यू एंजॉयिंग फ्री कंटेंट। 335 अध्याय 335 क्या वांग हाओ एक जासूस है? मोबाइल रीडिंग। खासकर वे सर्प स्त्रियां जिन्होंने अभी अभी अपने साथियों और दोस्तों को खोया था, वांग हाओ के शब्दों के बाद संत पेनी की तरह भावनाओं से भर गईं। नवीनतम अध्याय यहां पढ़ें। वी अचानक प्लॉप टिल्ड। पूरा चौक काले सर्प रक्षकों से भरा हुआ था। सभी एक घुटने पर झुके हुए थे और वांग हाओ से एक साथ चिल्ला रहे थे, ड्रैगन दूत शक्तिशाली है, ड्रैगन दूत शक्तिशाली है। लाखों लोगों के एक साथ चिल्लाने से पूरा दिव्य ड्रैगन महल कांप उठा। लाखों लोगों की चीखें आसमान को चीरती हुई, बादलों को चीरती हुई गूंजी। यहां तक कि पूरा शेनलोन तारा भी ध्वनि के साथ लय में कंपन कर रहा था, जैसे ही हर कोई वांग हाओ की वापसी का जश्न मना रहा था। लेकिन एक व्यक्ति दुखी भाव के साथ वांग हाओ के पास पहुंचा, अपना हाथ उठाया और वांग हाओ के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो गया। तारांकन स्नैप। एक जोरदार ताली गूंजी और दिव्य ड्रैगन पैलेस के सामने का पूरा चौक शांत हो गया। हर कोई आश्चर्य से देखता रह गया जब एक महिला ने वांग हाओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। यह महिला ली जिंग है। अभी तो वांग हाओ के चेहरे पर थप्पड़ भी नहीं पड़ा था। जैसे ही वह वांग हाओ के बाएं गाल से 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था, उसे वांग हाओ के बड़े हाथों में से एक ने पकड़ लिया। ली जिंग की हथेली वांग हाओ की हथेली से टकराई, जिससे एक कर्कश ध्वनि हुई। चौंक कर वांग हाओ ने तेजी से पूछा, ली जिंग, इसका क्या मतलब है? लेकिन ली जिंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अच्छी तरह पता है। कमीने, क्या तुम्हें पता भी है कि बी रॉ की जान खतरे में है? अगर तुमने उसे मंदिर की मरम्मत की निगरानी के लिए नहीं भेजा होता
तो वो, वाह कमीने, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह बोल रही थी, ली जिंग ने वांग हाओ की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष किया, घूम गया और भीड़ को धक्का देते हुए भाग गया। बिरो, वांग हाओ ने जवाब में पूछा। अचानक वांग हाओ को प्रेरणा की एक किरण सूझी और उसने अपने माथे पर थपथपाया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। धिक्कार है, बीरो, उसे कीट राजा ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? वांग हाओ, तुम बहुत कमीने हो। तुम उस थप्पड़ के लायक थे। जैसे ही उसने यह बात कही, वांग हाओ ने खुद को थप्पड़ मारा और फिर ली जिंग का उसी दिशा में पीछा किया जिस दिशा में वह भागी थी। पेनी ने वांग हाओ को जाते हुए बेचैन चेहरे पर देखा और उसे जलन हुई। लेकिन फिर उसने सोचा और उसके नक्शे कदम पर चल पड़ी। वांग हाओ को बहुत ग्लानि हुई। वह जानता था कि बीरो एक कमजोर और साधारण लड़की थी। किसी जानवर राजा की आभा से प्रभावित होकर वह गंभीर रूप से घायल हो गई होगी या मर भी गई होगी। इस समय तक बिरु गंभीर रूप से घायल हो चुका था और 4 दिनों से बेहोश था। कृपया कृपया कुछ भी बुरा न हो। वांग हाओ ने चुपचाप प्रार्थना की और तेजी से उनके पीछे चला गया। साइड हॉल और विंड रूम। इस समय बिरो, जिसका भाग्य अज्ञात था, एक बड़े सफेद बिस्तर पर सफेद रजाई से ढका हुआ लेटा हुआ था। लेकिन उसका पीला चेहरा बिस्तर की चादर से भी अधिक पीला था। बीरो, जो 4 दिनों से कोमा में थी, की जीवन शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, माचिस की हल्की लौ की तरह जो किसी भी क्षण बुझ सकती थी। पिछले कुछ दिनों से ली जिंग बीरो के बिस्तर के पास ही रह रहा है, बिना रुके उसकी देखभाल कर रहा है। पिछले 4 दिनों में ली जिंग का वजन काफी कम हो गया है और उसने लगातार 3 रातों से आराम नहीं किया है। जब वांग हाओ बगल वाले हॉल में पहुंचे और उन्होंने बीरो को बिस्तर पर लेटे देखा, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चाकू उनके दिल में चुभ रहा हो। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि 4 दिन पहले इस भोली लड़की ने कीट रानी लिया को उसे मारने से रोकने की कोशिश की थी। हालांकि वह कीट रानी लिया से निकलने वाली आभा से नष्ट हो गया और उसका भाग्य अज्ञात है। ये कहा जा सकता है कि बिरो की वर्तमान स्थिति के लिए वांग हाओ जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा वहन करता है। ली जिंग बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, बीरो का ठंडा हाथ अपने गर्म हाथों में थामे हुए। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। पिछले 2 दिनों में उसने अपने सारे आंसू बहा दिए थे, लेकिन जब भी ली जिंग अपनी सबसे अच्छी दोस्त का ठंडा हाथ पकड़ती और बिस्तर पर ठंडी मूर्ति की तरह लेटी बीरो को देखती तो उसे बहुत दुख होता। वह और बीरू बचपन की सहेलियां थीं, लगभग बहनें। सेना में भर्ती होने के बाद संयोगवश उन्हें एक ही युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया था। उनका रिश्ता सगी बहनों से भी ज्यादा मजबूत था, लेकिन अब अपनी छोटी बहन को ठंडे बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर वह अपने दिल में दुख की पीड़ा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। यह आंतरिक कष्ट वांग हाओ के प्रति घृणा में बदल गया। वांग हाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है? या तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो? ली जिंग ने अपनी लाल आंखों से वांग हाओ को देखा। वेई लैन ने बीच में कहा, ली जिंग, आपको अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि क्या हुआ था। आप सब कुछ वांग हाओ पर कैसे दोष दे सकते हैं? हन्फ, मुझे वांग हाओ द्वारा बनाए गए ग्रेनेड के अवशेष उस गड्ढे के पास मिले जहां बीरो था, और यह वांग हाओ द्वारा ग्रेनेड बनाने के ठीक बाद हुआ। मुझे मत बताना कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वांग हाओ। ली जिंग ने जोर से अपनी राय बताई। उसकी ठंडी निगाहें वांग हाओ पर टिकी थी, मानो वह उससे सवाल कर रही हो। वांग हाओ वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए चिंता की झलक दिखी, फिर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अभी कुछ क्षण पहले वांग हाओ ने अपने मानसिक ऊर्जा नेटवर्क का उपयोग करके बीरो की सांस और दिल की धड़कन को महसूस किया और पाया कि वह अभी भी जीवित थी। तभी मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर वांग हाओ ने ली जिंग की ओर देखा और धीरे से कहा, ये सही है, बीरो की गंभीर चोटें वास्तव में मुझसे संबंधित थीं। मैं वास्तव में घटनास्थल पर था और मैंने उन हथगोले को विस्फोट किया था, लेकिन ली जिंग ने पहले तो टोका, लेकिन क्या? हम दिखावा मत करो। ऐसा जरूर होगा कि बीरो को जर्ग के साथ तुम्हारी गुप्त मिलीभगत का पता चल गया होगा, इसलिए तुम उसे चुप कराने के लिए उसे मारना चाहते थे। लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि बीरो अभी भी जिंदा है ना? तुम इंसानी रूप में जानवर हो, जर्ग के लिए इंसान बनकर जासूस बन रहे हो। मैं उस समय अंधा था कि तुम्हारे पाखंड को उजागर नहीं कर पाया। तुम में बीरो जैसी प्यारी लड़की को मारने का भी दुस्साहस था। धिक्कार है। वांग हाओ तुरंत गुस्से से भर गया। उसे गलत समझा जा सकता था, उसे हराया जा सकता था, लेकिन उसका अपमान बिल्कुल नहीं किया जा सकता था।
यद्यपि वांग हाओ ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह एक कमजोर व्यक्ति था और उसके अंदर न्याय की भावना बहुत अधिक थी, फिर भी एक इंसान के रूप में उसके अंदर सम्मान की भावना थोड़ी बहुत थी। ली जिन के शब्द शायद गुस्से में कहे गए होंगे, या शायद वह इतनी चिंतित थी कि उसे स्पष्ट रूप से सोचने का मौका नहीं मिला, और उसने वांग हाओ की निंदा करने के लिए कुछ अप्रमाणित तथाकथित सबूतों का उपयोग करके सबसे बुरे संभावित परिणाम की कल्पना करते हुए चीजों को गड़बड़ कर दिया। घटनास्थल पर कोई भी यह विश्वास नहीं करना चाहता था कि वांग हाओ ही बी रॉ का हत्यारा है, लेकिन वांग हाओ ने जो कुछ कहा उसका आधा हिस्सा सुनने के बाद कई लोगों के दिलों में थोड़ा संदेह होने लगा। क्या ड्रैगन दूत वास्तव में जर्ग का जासूस हो सकता है? हर कोई चाहता था कि यह सच हो, लेकिन कई लोग ली जिन की बातों से प्रभावित हुए और वांग हाओ के बारे में कुछ संदेह करने लगे। इसमें वेई लैन, झोसान और कुछ ब्लैक सर्प गार्ड भी शामिल हैं जो स्थिति से अनजान हैं। हालांकि पेनी का हमेशा ये दृढ़ विश्वास था कि वांग हाओ निर्दोष है और वह कभी भी जर्ग नहीं बन सकता, क्योंकि उसके दिल में वांग हाओ हमेशा सबसे ईमानदार, सबसे शक्तिशाली और सबसे दयालु ड्रैगन दूत था। वांग हाओ ने ठंडी सांस ली और चाहा कि वह आगे बढ़े और ली जिन को थप्पड़ मारकर उसे जगह दे, लेकिन अंत में वह खुद को रोक लिया। वांग हाओ ने फिर अपनी आंखें बंद की और उन्हें फिर से खोला। मैंने बी रॉ को घायल नहीं किया, लेकिन वह मेरी वजह से घायल हुई थी। मानो या न मानो, बी रॉ की चोट गंभीर रूप से शून्य कीट सम्राट के कारण हुई थी। जैसे ही उसने यह बात कही, वांग हाओ ने अपनी एजियो ड्रैगन रिंग से लाल रंग की एक महिला की लाश निकाली और उसे सबके सामने फेंक दिया। फिर वांग हाओ ने लाल रंग की महिला की लाश की ओर इशारा किया और कहा, यह लाश उस हत्यारे की है जिसने बी रॉ को नुकसान पहुंचाया। वह शून्य कीट रानी लिया है। वांग हाओ द्वारा शव को नीचे फेंकने के बाद बगल वाले हॉल में मौजूद सभी लोग तुरंत चौंक गए। ये पुस्तक पिन और shuhash.com से ली गई है। 336 अध्याय 336। जितना अधिक आप समझाते हैं उतना ही बुरा होता जाता है। मोबाइल रीडिंग। हमारी वेबसाइट का डोमेन याद रखें। ताइवान नोवेल नेटवर्क पढ़ने के लिए एकदम सही किताब खोजें। tuon.com बेहद उपयोगी। तुरंत ही पूरा हॉल शांत हो गया। अचानक एक जोरदार और अराजक शोर गूंज उठा। यहां तक कि पेनी भी आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी, क्या ये किसी मानव स्त्री की लाश नहीं है? सभी लोगों ने पेनी जैसा ही प्रश्न पूछा। यहां तक कि वेई लैन को भी वांग हाओ पर संदेह करना पड़ा। लाल रंग की महिला की लाश को देखकर ली जिंग जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा। वांग हाओ, तुम जानवर हो। तुमने न केवल बी रॉ की हत्या की, बल्कि तुमने इस लाल रंग की महिला को भी नहीं छोड़ा। ये साफ तौर पर एक इंसानी लाश है, फिर भी तुम इतने सारे लोगों के सामने इतना बड़ा झूठ बोलते हो कि यह औरत शून्य कीट राजा की लाश है। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? क्या तुम सोचते हो कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि सच को तोड़ मरोड़ सकते हो, सही और गलत में उलझन पैदा कर सकते हो, और हिरण को घोड़ा कह सकते हो? मैं अंधा था, सभी अंधे थे, फिर हम ये कैसे नहीं देख पाए कि तुम उस समय इतने कमीने थे? मैं तो अवाक हूँ। वांग हाओ पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। नवीनतम अध्याय पढ़ने के लिए कृपया देखें साहित्य भवन। अप्रत्याशित रूप से कीट रानी लिया की लाश को बाहर निकालने के बाद वह न केवल अपनी बेगुनाही साबित करने में विफल रहा, बल्कि चीजों को और भी बदतर बना दिया। वांग हाओ अब पूरी तरह से अवाक है। वह कभी भी अपना नाम साफ नहीं कर पाएगा, भले ही वह आकाशगंगा में कूद जाए। इस समय संत पेनी, जो अब और नहीं देख सकती थी, बोली, कृपया ड्रैगन दूत पर विश्वास करें, उसने सभी की जान बचाई है। मेरा मानना है कि वह बी रॉ को कभी नहीं मार सकता था। ड्रैगन दूत की शक्ति से वह आसानी से बी रॉ को मार सकता था और बिना कोई निशान छोड़े उसके शरीर को नष्ट कर सकता था। तो फिर उसने घटनास्थल पर इतना महत्वपूर्ण सुराग क्यों छोड़ा? पूरा अध्याय highergate.com पर देखें। इसके अलावा यदि ड्रैगन दूत बी रॉ को मारना चाहता था, तो बी रॉ अभी भी जीवित क्यों है? इसमें जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा कुछ जरूर है। आइए आगे चर्चा करने से पहले ड्रैगन दूत की बात सुने, है ना? पेनी के ये शब्द कहने के बाद वांग हाओ पेनी को कृतज्ञता से देखते हुए लगभग फूट फूट कर रोने लगे। पेनी सबसे समझदार है। संत पेनी की पूछताछ के तुरंत बाद सभी को संदेह होने लगा और उन्होंने बी रॉ की हत्या में वांग हाओ के कार्यों के बारे में अपना संदेह व्यक्त किया। पेनी की बातें सुनने के बाद ली जिंग ने अपना सिर घुमाकर बी रॉ की ओर देखा और कुछ भी कठोर कहना बंद कर दिया। वांग हाओ ने अंततः राहत की सांस ली, शांत हुए और संक्षेप में पूरी घटना बताई। उस दिन मैं हथियारों को परिष्कृत करने के लिए कीड़ों के शव इकट्ठा करने सामूहिक कब्र पर गया था। दिव्य ड्रैगन पैलेस लौटते समय मेरी मुलाकात लाल रंग की एक महिला के साथ बी रॉ से हुई,
जो दिव्य ड्रैगन चोटी पर चढ़ने ही वाली थी। किसे पता था कि लाल रंग की औरत मुझे देखते ही मार डालना चाहती थी। तभी बिरो ने लाल रंग की औरत को मुझे मारने से रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि लाल वस्त्र पहने महिला से निकलने वाली आभा से वह उड़ गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा, उठने में असमर्थ हो गया। उसके बाद मैंने लाल रंग की वर्दी वाली उस महिला के साथ भीषण युद्ध लड़ा। हताश होकर मैंने उसे भी मार गिराने के लिए 100 ग्रेनेड फोड़ने का फैसला किया, लेकिन इसे लाल रंग की उस औरत ने तोड़ दिया जो अंतरिक्ष में तेजी से दौड़ी। और लाल रंग की यह औरत कोई और नहीं बल्कि रिया थी, शून्य कीटों की रानी, जमीन पर पड़ी लाश। उसके बाद वांग हाओ ने जब संक्षेप में पूरी कहानी बताई तो वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। बेशक वांग हाओ ने केवल कुछ गुप्त मामलों पर ही संक्षेप में बात की और सब कुछ उजागर नहीं किया। पिछले 3 दिनों में वांग हाओ के रोमांचकारी कारनामों से हर कोई इतना आश्चर्यचकित था कि उनके दिमाग खाली हो गए। क्या यह संयोग है? बिरो के साथ शून्य कीट राजा क्यों है? अंधेरे अंतरिक्ष से गुजरने के बाद भी वांग हाओ अभी भी जीवित क्यों है? क्या शून्य ज़र्ग वास्तव में नष्ट हो गया है? ... प्रत्येक प्रश्न एक अनसुलझे रहस्य की तरह था जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को तुरंत पहेली सुलझाने की उन्मत्त स्थिति में डाल दिया। वांग हाओ की व्याख्या सुनने के बाद ली जिन को आधा यकीन हो गया, खासकर इस तथ्य से कि बीरो शुरू में शून्य कीट राजा के साथ रहा था। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पूरी बात को बायोर पर थोप दिया है। प्रतिकूल परिस्थिति तुरंत ही बीरो के विरुद्ध हो गई। अगर वांग हाओ ने जो कहा वह सच है तो इसका मतलब है कि बीरो शून्य कीट सम्राट के साथ था और उसे हत्या करने के लिए वांग हाओ के पास लाया था। इसलिए इससे ये साबित नहीं होता कि वांग हाओ एक ज़र्ग जासूस है। इसके विपरीत ये सीधे तौर पर साबित करता है कि वर्तमान में बेहोश बिरू ही असली ज़र्ग जासूस है। इसके अलावा यह अनुमान अधिक सार्थक प्रतीत होता है। इस प्रकार कई लोगों के मन में एक बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष उभरा है। सबके दिमाग पूरी तरह से भ्रमित थे। शायद बायोरा के जागने के बाद ही हमें सच्चाई का पता चलेगा। यदि बिरू मर जाता है तो ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा हो जाएगा। जब हर कोई आश्चर्यचकित था तभी वांग हाओ ने एक और आश्चर्यजनक कदम उठाया। अचानक वांग हाओ ने हवा से एक खंजर निकाला, अपनी बाईं तर्जनी उंगली को चीर दिया और घाव से खून भी रो के मुंह में गिरा दिया। सभी ने अभी अभी वांग हाओ को हवा से AH-340 अध्याय 340 विशाल तलवार की मूठ 10,000 मीटर ऊंची मोबाइल रीडिंग। तो यह ऐसा ही है। तो यह नीला ड्रैगन पर्वत एक प्रतिबंधात्मक संरचना द्वारा संरक्षित है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अपनी राक्षसी तलवार से भी इसे भेद नहीं सका। तो छोटे सुनहरे ड्रैगन, जल्दी से मुझे बताओ कि इस प्रतिबंधात्मक संरचना को कैसे तोड़ा जाए। छोटे सुनहरे ड्रैगन ने आगे कहा, मास्टर, इस प्रतिबंधात्मक संरचना को तोड़ा नहीं जा सकता। उफ! वांग हाओ ने आंखें घुमाई। पता चला कि वह तो शुरू से ही बकवास कर रहा था। हालांकि गुरु, आपको इन प्रतिबंधात्मक संरचनाओं को तोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह नीला ड्रैगन रिंग पहले से ही पूरी तरह से आपकी पहचान में है, और यह नीला ड्रैगन पर्वत भी स्वाभाविक रूप से आपके नियंत्रण में है, बस आप स्वयं इसे नहीं जानते हैं। जैसे ही छोटा सुनहरा ड्रैगन बोला, उसने वांग हाओ की ओर देखा और कहा, मास्टर, आपको केवल पूरे एजियो ड्रैगन माउंटेन को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। एजियो ड्रैगन रिंग को परिष्कृत करने की तरह यह एजियो ड्रैगन माउंटेन एक बहुत अच्छा जादुई हथियार है। एक बार जब आप इसे परिष्कृत कर लेते हैं तो यह आपकी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता है, बिना गड्ढा खोदे। धिक्कार है। पता चला कि मैं ये काम सदियों से करता आ रहा हूं और मैं ही झूठा हूं। वांग हाओ का चेहरा लाल हो गया और फिर पीला पड़ गया। असंस्कृत होना बहुत भयानक है। आपके सामने एक अद्भुत खजाना है, लेकिन वह मोती की तरह छिपा हुआ है और आप मूर्खतावश उसमें गड्ढा खोद देते हैं। यह कोई गड्ढा खोदना नहीं था, ये तो अपने लिए गड्ढा खोदना था। वांग हाओ अपनी शिक्षा की कमी के कारण गहरे दबे हुए थे। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में दोबारा सोचा और मैं पूरी तरह से खुद को दोषी नहीं ठहरा सकता। आजकल पूरे ब्रह्मांड में ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है जिन्होंने ड्रैगन कबीले के जादुई खजानों के बारे में सुना भी है, और उन लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए जिन्होंने इन तथाकथित जादुई खजानों को सचमुच देखा है। ऐसे खजाने तो और भी दुर्लभ हैं। आखिरी वाक्य असंबंधित लगता है और संभवतः किसी अन्य पाठ का एक अंश है। यद्यपि मानवता ने तकनीकी शक्ति में महारत हासिल करने के बाद ब्रह्मांड की गहराई में अपने निरंतर अन्वेषण के दौरान कई प्राचीन विदेशी सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया है,
इस प्रकार प्राचीन काल के शक्तिशाली प्राणियों की कुछ विरासत प्राप्त की है, फिर भी भाग्य के ऐसे झटके की संभावना अभी भी अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए यद्यपि संपूर्ण आकाशगंगा अब सैन्य शक्ति का सम्मान करती है, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में इसकी समझ अभी भी काफी सतही है। प्राचीन काल में संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रभुत्व रखने वाली विभिन्न शक्तिशाली जातियों के बारे में इसकी समझ की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्राचीन काल के पतन और विभिन्न शक्तिशाली जातियों के अचानक लुप्त होने से वर्तमान ब्रह्मांड अत्यंत वीरान हो गया है। प्राचीन काल में अपने चरम पर पहुंची कुछ प्रौद्योगिकियां, साथ ही विभिन्न सभ्यताएं इतिहास की धारा में तारों भरे समुद्र की अंतहीन गहराई में दफन हो गईं। यही कारण है कि मानवता आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ने में सक्षम हुई है और शीघ्र ही संपूर्ण आकाशगंगा में प्रमुख शक्ति बन गई है। यह मानव सभ्यता की प्रगति को अभूतपूर्व शिखर तक ले जाएगा। वांग हाओ ने अपनी आत्मनिंदा भरी टिप्पणी बंद कर दी और तुरंत एजियो ड्रैगन माउंटेन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। आमतौर पर जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करने के दो प्रकार होते हैं, एक को रक्त शोधन कहा जाता है और दूसरे को आत्मा शोधन कहा जाता है। इससे पहले दुष्ट ड्रैगन एओजिन ने वांग हाओ को एजियो ड्रैगन रिन को परिष्कृत करने की विधि सिखाई थी, जो रक्त बलिदान शोधन था, जिसे रक्त शोधन के रूप में भी जाना जाता है। बाद में जिनलोंग एओजिंग, जो वांग हाओ के सस्ते शिक्षक भी थे, ने वांग हाओ को एक और भी उन्नत शोधन विधि सिखाई, जिसे आत्मा शोधन के रूप में भी जाना जाता है। तथाकथित आत्मा शोधन का अर्थ है आत्मा की शक्ति को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना तथा मानसिक शक्ति की सहायता से अपने आत्मा के विचारों को एक जादुई कलाकृति में रोपना। कुछ शक्तिशाली जादुई कलाकृतियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक बार उनमें आत्मा प्रत्यारोपित हो जाने पर ये प्रतिबंध स्वतः ही सक्रिय हो जाएंगे। केवल वही स्वामी जो अपनी आत्मा को इसमें प्रत्यारोपित करता है, इस जादुई कलाकृति को प्राप्त कर सकता है। भविष्य में यदि जादुई कलाकृति चोरी भी हो जाए तो भी बाहरी लोग उसे परिष्कृत नहीं कर पाएंगे। जादुई कलाकृति को बलपूर्वक परिष्कृत करने का परिणाम होगा। नवीनतम अध्याय पढ़ने के लिए कृपया देखें। हम अर्थात जादुई हथियार का प्रतिबंध सक्रिय हो जाता है और स्वयं नष्ट हो जाता है, जिससे जादुई हथियार नष्ट हो जाता है और संभवतः उस दुश्मन को भी चोट लग जाती है जो इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। बेशक यह तरीका भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यदि जादुई हथियार चुराने वाला शत्रु शक्तिशाली अवरोध तोड़ने वाला है, तो वह जादुई हथियार पर लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ सकता है। यहां तक कि आत्मा द्वारा परिष्कृत जादुई हथियार भी चुराया जा सकता है। हालांकि इस समय पिछले मालिक की आत्मा इस एजियो ड्रैगन माउंटेन पर प्रतिबंधों से पूरी तरह से मिट गई थी, जैसे कि यह वांग हाओ के लिए छोड़ा गया एक विशेष उपहार था। वे तो बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वांग हाओ अपनी आत्मा का सार इसमें प्रत्यारोपित कर दे। तुरंत आत्मा शक्ति की विधि का पालन करते हुए वांग हाओ ने अपनी आत्मा शक्ति के एक धागे को अलग किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ इसे परिष्कृत किया, इसे आत्मा बीज में बदल दिया। परिष्कृत आत्मा बीज में वांग हाओ की आत्मा और इच्छा शक्ति का एक अंश शामिल है, जो कि संपूर्ण जादुई हथियार को नियंत्रित करने वाला मूल है। यदि जादुई कलाकृति समय के साथ संवेदनशील हो जाती है और उसमें आत्मा का अंश विकसित हो जाता है, तो वांग हाओ की आत्मा शक्ति आत्मा के शरीर में मिल जाएगी। दूसरे शब्दों में, भले ही यह जादुई कलाकृति भविष्य में एक आत्मा विकसित करती है, ये स्वचालित रूप से वांग हाओ को अपने स्वामी के रूप में पहचान लेगी। आधार यह है कि इस जादुई कलाकृति में कोई आत्मा नहीं है। यदि इस जादुई कलाकृति में मूल रूप से कोई आत्मा थी, तो शोधन प्रक्रिया के दौरान वांग हाओ को कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। यदि कलाकृति की आत्मा हार मान लेती है और वांग हाओ की आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करने देती है, तो हर कोई खुश होगा। यदि आपका सामना किसी अवज्ञाकारी या महत्वाकांक्षी आत्मा से होता है, तो बहुत संभावना है कि वह वांग हाओ के विरुद्ध लड़ेगी या उसके विरुद्ध हो जाएगी और उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। इसलिए किसी व्यक्ति को अपनी आत्मा को किसी जादुई कलाकृति में पूरी तरह से समाहित करने के अंतिम चरण के दौरान अत्यंत सावधान रहना चाहिए। हालांकि वांग हाओ को इस बात की चिंता थी कि इस एजियो ड्रैगन माउंटेन जादुई खजाने में किसी भी प्रकार का आत्मा उतार चढ़ाव नहीं था, जिसका मतलब था कि वहां कोई भी कृत्रिम आत्मा मौजूद नहीं थी। इससे वांग हाओ को बहुत परेशानी से बचाया गया। वांग हाओ को अंततः किंगलोंग पर्वत में अपनी आत्मा का बीज बोने में लगभग 2 घंटे लगे। तुरंत ही वांग हाओ की आत्मा के स्थान में नीला ड्रैगन पर्वत का एक धुंधला प्रेत प्रकट हुआ। यह दर्शाता है कि एजियो ड्रैगन पीक को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया है। छोटे सुनहरे ड्रैगन के निर्देशों का तुरंत पालन करते हुए वांग हाओ ने ग्रीन ड्रैगन माउंटेन के बदलते आकार को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वांग हाओ ये जानकर निराश हो गया कि किंगलोंग पर्वत ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया।
जैसे ही वांग हाओ सोच रहा था कि क्या हो रहा है, उसने अचानक देखा कि उसके आत्मा स्थान में नीला ड्रैगन पर्वत का आकार अजीब था। एजियो ड्रैगन रिंग के भीतर एजियो ड्रैगन पर्वत बादलों और धुंध में लिपटा हुआ था, जो 10,000 मीटर से भी अधिक ऊंचा था, जिससे वांग हाओ के लिए एक नज़र में इसके अद्वितीय आकार को पहचानना असंभव हो गया था। हालांकि वांग हाओ आत्मा अंतरिक्ष में स्पष्ट रूप से नीला ड्रैगन माउंटेन आत्मा बीज का लघु संस्करण देख सकता था। पूरा किंगलोंग पर्वत एक बेलनाकार स्तंभ जैसा लग रहा था, जो सीधा ऊपर की ओर उठ रहा था। गौर से देखने पर उस पर बनी पत्थर की सीढ़ियां अद्भुत नक्काशी वाली निकली। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि नक्काशी में स्पष्ट रूप से एक नीले ड्रैगन को दर्शाया गया है, और सीढ़ियां वास्तव में उसके शरीर पर ड्रैगन के शल्क हैं। जितना अधिक आप किंगलोंग पर्वत के आकार को देखेंगे, उतना ही ये किसी हथियार के हैंडल जैसा दिखेगा। वांग हाओ ने इस बारे में बहुत देर तक सोचा, फिर अचानक उसे यह बात समझ में आ गई। हे भगवान, ये वास्तव में एक विशाल तलवार का मूठ है। वांग हाओ को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और वह इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। ये पता चला है कि यह नीला ड्रैगन पर्वत वास्तव में एक विशाल तलवार का मूठ है, लेकिन अकल्पनीय बात यह है कि यह मूठ वास्तव में 10,000 मीटर ऊंची है। वांग हाओ ने जो परिष्कृत किया था वह केवल इस विशाल तलवार का मूठ था। यह पुस्तक पिन और शू कॉम से ली गई है। 341 अध्याय 341 ग्रेटेस्ट वॉर एजियो ड्रैगन। वांग हाओ अपनी खोज से इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह काफी देर तक होश में नहीं आ सका। तुरंत ही वांग हाओ सदमे से बाहर आ गया। नीचे खाई में देखने पर सब कुछ धुंध और बादलों से ढका हुआ था। अपनी एक्स-रे दृष्टि सक्रिय होने के बावजूद वांग हाओ यह नहीं देख पा रहा था कि नीचे तलवार कहाँ छिपी है। इस विशाल तलवार की सटीक लंबाई और इसकी अद्भुतता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर वांग हाओ ने अनुमान लगाया कि इस विशाल तलवार की कुल लंबाई कम से कम 100,000 मीटर थी। इससे वांग हाओ अवाक रह गए। इतनी बड़ी तलवार जो 100,000 मीटर से भी अधिक लंबी है, उसे उठाने के लिए कितनी ताकत की आवश्यकता होगी। ऐसी 100,000 मीटर लंबी विशाल तलवार चलाने के लिए कितनी भुजा शक्ति की आवश्यकता होगी। इस विशाल तलवार को चलाने में सक्षम एक शक्तिशाली व्यक्ति एक ही मुक्के से पहाड़ की चोटी को चकनाचूर कर सकता है, या एक छोटे से चांद को भी भेद सकता है। इस समय विशाल तलवार का पूरा ब्लेड एजियो ड्रैगन रिंग के तल पर रसातल में छिपा हुआ था। एक शक्तिशाली प्रतिबंध से सीलबंद वांग हाओ विशाल तलवार का पूरा आकार देखने में असमर्थ था। इसलिए वांग हाओ शुरू में अपनी इच्छा के अनुसार पूरी विशाल तलवार का आकार बदलने में असमर्थ था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी आत्मा को पहले ही तलवार की मूठ में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया जा चुका है। तो अगर मैं अपनी इच्छानुसार तलवार के मूठ का ही आकार बदल दूं, या उसके आयतन के केवल एक छोटे से हिस्से का आकार बदल दूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? इस बात को ध्यान में रखते हुए वांग हाओ ने काम शुरू कर दिया। अंततः अनेक प्रयासों के बाद वांग हाओ को पता चला कि वह अपनी इच्छा के अनुसार पूरे मूठ के केवल 10वें हिस्से का आकार ही बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, वह तलवार की मूठ की लंबाई को केवल 1000 मीटर तक ही नियंत्रित कर सकता है और उसमें कोई भी बदलाव कर सकता है। इस लंबाई से आगे वांग हाओ की मानसिक शक्ति उसे सहारा देने में पूरी तरह असमर्थ है। वांग हाओ ने तुरंत तलवार की मूठ के निचले हिस्से को नियंत्रित करके एक विशाल गड्ढा बनाया जो 100 मीटर लंबा, चौड़ा और 1000 मीटर गहरा था। फिर योजना के अनुसार उसने प्राचीन ड्रैगन रक्त कुंड से ड्रैगन रक्त को उसमें भंडारण के लिए डाल दिया। विशाल गड्ढे को भरने के बाद ड्रैगन ब्लड पूल लगभग पूरी तरह से खाली हो गया था। नवीनतम अध्यायों के लिए कृपया देखें वी। हालांकि हमेशा मितव्ययी रहने वाले वांग हाओ ने कीमती प्राचीन ड्रैगन रक्त की एक भी बूंद बर्बाद नहीं करने का इरादा किया। अंत में वांग हाओ ने विशाल गड्ढे के बगल में एक छोटा सा गड्ढा भी बनाया और कुंड के तल से गाद और बचा हुआ खून उसमें डाल दिया। एजियो ड्रैगन रिंग और एजियो ड्रैगन पैलेस दोनों प्राचीन ड्रैगन जातियों के एजियो ड्रैगन कबीले से संबंधित है, इसलिए आइए इस तलवार को एजियो ड्रैगन तलवार कहें। विशाल तलवार नीला ड्रैगन। प्राचीन ड्रैगन रक्त पूल के मुद्दे को हल करने के बाद वांग हाओ ने गोल्डन ड्रैगन स्पेसशिप से निपटने के बारे में सोचा। वांग हाओ ने छोटे सुनहरे ड्रैगन को गोल्डन ड्रैगन अंतरिक्ष यान में ले जाने के बाद उसने छोटे सुनहरे ड्रैगन को अंतरिक्ष यान को सक्रिय करने का निर्देश दिया। निश्चित रूप से लिटिल गोल्डन ड्रैगन के पास अंतरिक्ष यान चलाने का अविश्वसनीय रूप से समृद्ध अनुभव है। वह ड्रैगन के आकार वाले अंतरिक्ष यान से भी बहुत परिचित था और उसने जल्दी ही उस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। वे बाहरी व्यक्ति वांग हाओ से तुलनीय नहीं हैं।
वांग हाओ को लाइट जलाने और गेट बंद करने जैसे साधारण काम करने में काफी समय लग गया, जबकि छोटे सुनहरे ड्रैगन को पूरे अंतरिक्ष यान पर पूरी तरह से नियंत्रण करने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। गुरुजी, इस अंतरिक्ष यान का नंबर गेंगजिन जियाजी है। नेविगेशन लॉग के अनुसार ये गोल्डन ड्रैगन कबीले का है। ये पूरी तरह से ड्रैगन कबीले की रून गुप्त तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया है और विभिन्न आकृतियों में रूपांतरित हो सकता है। यह नदी प्रणाली स्तरीय जंप रून सरणी से सुसज्जित है और इसका ऊर्जा कवच किसी तारे के केंद्र के उच्च तापमान को सहन कर सकता है, जिससे यह अंतरिक्ष यान ब्लैक होल से गुजरते समय टुकड़े टुकड़े होने से बच जाता है। नदी आकाशगंगा शब्द का तात्पर्य मिल्की वे जैसी आकाशगंगा से है, जिसका अर्थ है कि एक एकल वर्महोल छलांग मिल्की वे को पार कर सकती है। जियो जिनलोन के स्पष्टीकरण के माध्यम से वांग हाओ को इस ड्रैगन के आकार के अंतरिक्ष यान की गहरी समझ प्राप्त हुई। मास्टर, इस अंतरिक्ष यान का अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है। आपको इसे एक नाम देना चाहिए। यूनिवर्सल की परंपरा के अनुसार अपने अंतरिक्ष यान का नामकरण सौभाग्य ला सकता है। छोटे सुनहरे ड्रैगन ने उसे याद दिलाया। वांग हाओ ने अपना दिमाग लगाया और बोल पड़ा, चलो इसे गोल्डन ड्रैगन कहते हैं। वांग हाओ, जो एक सरल और प्रत्यक्ष शैली का पालन करते हैं, ने एक ऐसा नाम भी चुना जो संक्षिप्त और सीधा है। वैसे छोटे गोल्डन ड्रैगन, जल्दी से अंतरिक्ष यान में स्टार मैप की जांच करें कि क्या पृथ्वी पर जाने का कोई रास्ता है। जी श्रीमान। जैसे ही छोटा सुनहरा ड्रैगन बोला, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और चालक की सीट से जल्दी से कुछ कार्य किए, एक 3D स्टार मानचित्र लाया और फिर उसे पूरे चालक के केबिन को कवर करने के लिए बड़ा कर दिया। अचानक ड्राइवर कैब की सभी लाइटें बुझ गईं। कॉकपिट बिल्कुल काला था, हवा में अनगिनत छोटे छोटे नीले बिंदु तैर रहे थे, मानो मेरी आंखों के सामने एक छोटा सा ब्रह्मांड प्रकट हो गया हो। ये गोल्डन ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा रिकॉर्ड किया गया तारा मानचित्र है। कई खोजों के बाद छोटे सुनहरे ड्रैगन ने एक नेबुला पर जूम किया और एक नीले ग्रह को प्रकट किया जिसे वांग हाओ ने पहचान लिया। नीला ग्रह, जिसकी सतह का 71% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ था, नीलम जैसा दिख रहा था और वांग हाओ के सामने तैर रहा था। गुरुजी, ये तारा मानचित्र 5000 वर्ष पूर्व दर्ज किया गया था और पृथ्वी की यह प्रेत छवि भी 5000 वर्ष पूर्व की पृथ्वी की छवि है। वांग हाओ पूरी तरह से पृथ्वी के बाहरी दृश्य को देखने में लीन था। तो 5000 साल पहले पृथ्वी ऐसी थी। कोई प्रदूषण नहीं, कोई परमाणु विकिरण नहीं, अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ था और समुद्र इतना नीला था। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने जो कुछ देखा उससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। अपने संयम में आने के बाद छोटे गोल्डन ड्रैगन ने पृथ्वी के तारामंडल के निर्देशांक गोल्डन ड्रैगन के गंतव्य लॉग में दर्ज कर लिए थे। इस तरह अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर ले जाते समय उसे पृथ्वी के निर्देशांक ढूंढने की झंझट से दोबारा नहीं गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार की निर्देशांक प्रणाली ब्रह्मांड के स्थानिक निर्देशांक रिकॉर्ड करने के लिए संख्याओं की 7 लंबी स्ट्रिंग का उपयोग करती है, जिसे 7 डिग्री स्थिति निर्देशांक के रूप में भी जाना जाता है, जो ब्रह्मांड में किसी भी स्थान को विशिष्ट रूप से रिकॉर्ड कर सकता है। अंतरिक्ष से आज पृथ्वी ऐसी दिखती है जैसे वह किसी गंदे कंबल में लिपटी हुई हो, देखने में गंदी और घृणित। परमाणु युद्ध में कई द्वीप और भूभाग भी पूरी तरह नष्ट हो गए और समुद्र की तलहटी में डूब गए। जहां भी देखो बंजर भूमि, रेगिस्तान और खंडहर ही हैं। एक मूल निवासी के रूप में वांग हाओ पृथ्वी पर कई अन्य आदर्शवादी युवाओं की तरह एक इच्छा रखते हैं, अपने हाथों और कड़ी मेहनत के माध्यम से पृथ्वी की पारिस्थितिकी को बहाल करना, ताकि हर कोई भूख और बीमारी की पीड़ा से मुक्त हो सके। इससे पहले वांग हाओ ने सोचा था कि ऐसी इच्छा एक अप्राप्य विलासिता थी, लेकिन अब वांग हाओ को लगता है कि यह अधिक से अधिक उनकी पहुंच में है। यद्यपि किसी ग्रह पर परमाणु विकिरण को नियंत्रित करने की तकनीक को गैलेक्टिक फेडरेशन के लिए अपनी वर्तमान तकनीक के साथ हासिल करना अभी भी मुश्किल है, वांग हाओ का मानना है कि ब्रह्मांड में अन्य अधिक उन्नत सभ्यताएं निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होंगी। उनमें से ड्रैगन जाति एक ऐसी जाति के रूप में जो प्राचीन काल से पूरे ब्रह्मांड के शिखर पर खड़ी थी, के पास ऐसी तकनीक होनी चाहिए। ये सोचते हुए वांग हाओ की आंखें चमक उठी, इसलिए उन्होंने छोटे सुनहरे ड्रैगन से पूछा, छोटे सुनहरे ड्रैगन, क्या किसी ग्रह पर परमाणु युद्ध के कारण होने वाले परमाणु प्रदूषण और पारिस्थितिक क्षति की पूरी तरह से मरम्मत करने का कोई तरीका है? गुरुजी, परमाणु संदूषण से निपटना बहुत कष्टदायक है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की कई शीर्ष प्रजातियां भी परमाणु संदूषण से निपटने में मेहनत करने के बजाय प्रवास के लिए कोई नया ग्रह ढूंढना पसंद करेगी। सामान्यतः परमाणु संदूषण से निपटने का सबसे आसान तरीका है समय का इंतजार करना, धीरे धीरे परमाणु विकिरण के समाप्त होने का इंतजार करना।
विकिरण को प्राकृतिक रूप से गायब होने में सैकड़ों या हजारों साल लग सकते हैं और फिर पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाएगा। वैक्स 6342 अध्याय 342 जर्ग जीन पूल। मोबाइल रीडिंग। क्या कोई एक भी शीर्ष स्तरीय जाति नहीं है जिसके पास परमाणु विकिरण को नियंत्रित करने का कोई तरीका हो? वांग हाओ ने फिर पूछा। नवीनतम अध्याय पढ़ने के लिए कृपया देखें। हम सबसे पूर्ण और सबसे तेज अपडेट होने वाले उपन्यास पढ़ने के लिए कृपया _1 खोजें। गुरुजी, मुझे 2 ऐसी प्रजातियां याद हैं जिन्होंने ग्रहों पर परमाणु प्रदूषण से निपटने का अध्ययन किया है। उनमें से एक है लावा प्रजाति, जो पृथ्वी के मूल लावा से उत्पन्न एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय प्रजाति है। वे विकिरणित मिट्टी और खनिजों को खा सकते हैं, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके विकासवादी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही परमाणु प्रदूषण को शुद्ध भी कर सकते हैं। एक और जाति है वुडप्लान। ऐसा कहा जाता है कि वुडप्लान पूरे ब्रह्मांड में पेड़ लगाने और पौधों की वृद्धि पर शोध करने में सबसे कुशल जाति है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जीवन एक प्राचीन पेड़ से उत्पन्न हुआ था जो ब्रह्मांड के जन्म से अस्तित्व में था। किंवदंती है कि वुडप्लान ने कई प्रकार के पौधे विकसित किए हैं जो परमाणु विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं और सीधे परमाणु प्रदूषण को शुद्ध कर सकते हैं और पौधों के माध्यम से पारिस्थितिकी को बहाल कर सकते हैं। वैसे गुरुजी जेरा वुड कबीले की एक शाखा का वंशज है। जियो जिन के शब्दों से वांग हाओ की आंखें चमक उठी। कृपया याद रखें कि ताइवान नोवेल नेटवर्क के पास पुस्तकों का एक बड़ा पुस्तकालय है। लक अल्फा एन सी सिग्मा एम एक अतिपूर्ण वेबसाइट है और सबसे तेज अध्याय अपडेट प्रदान करती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या जायरा मेरे साथ पृथ्वी पर आने को तैयार होगी। अगर मैं उससे पृथ्वी के पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करने के लिए कहूं तो क्या वह ऐसा कर पाएगी? वांग हाओ ने सोचा, जायरा के विचारों को परखने का कोई मौका ढूंढने की योजना बनाते हुए। आखिरकार जायरा का जन्म शेनलोन स्टार पर हुआ था और अगर उसे अचानक अपरिचित पृथ्वी पर भेज दिया जाता तो उसे शायद अनुकूलन करना मुश्किल होता। इसके अलावा जायरा के विचित्र रूप को देखते हुए पृथ्वी पर उसका आगमन काफी परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि ये सभी चीजें वांग हाओ के लिए बाद में घटित होंगी। प्राचीन ड्रैगन रक्त पूल और गोल्डन ड्रैगन अंतरिक्ष यान से निपटने के बाद वांग हाओ के पास एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला था। ये 4 पंजे वाले लाल ड्रैगन ए और तियान के अंतरिक्ष यान से प्राप्त जीवन क्रिस्टल का प्रसंस्करण है, साथ ही जीवन जल का प्रसंस्करण भी है। वांग हाओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि शून्य माता कृमि को जीवन क्रिस्टल को संसाधित करना आता था। गुरुजी, जिस जीवन क्रिस्टल का आप जिक्र कर रहे हैं उसे हमारी जर्ग जाति जीन कोर कहती है। यह आदिम ऊर्जा को अवशोषित करके उसे आनुवंशिक ऊर्जा के एक कुंड में बदल सकता है, जिसे हम जर्ग जाति जीन पूल कहते हैं। शून्य माँ कीट के समझाने के बाद वांग हाओ को एहसास हुआ कि उसने पहले गलती की थी। इस जीन सार को जीवन जल के रूप में समझिए। गुरुजी, जीन पूल न केवल जर्ग योद्धाओं को उनकी चोटों को ठीक करने, उनकी आत्माओं को पोषित करने और उनकी मानसिक शक्ति को बहाल करने में मदद कर सकता है, बल्कि इसका सबसे बड़ा कार्य जर्ग योद्धाओं को आनुवंशिक विकास प्राप्त करने में मदद करना है। इसे पूरी जर्ग जाति में एक बहुत ही अनमोल खजाना माना जाता है। पूरी शून्य जर्ग जाति के पास ये केवल उस एक युद्धपोत पर ही है। वांग हाओ ने शून्य माता के विचारों से सीखा कि शून्य जर्ग युद्धपोत जिसे उसने पहले लूटा था वास्तव में पूरे शून्य जर्ग जाति में सबसे अच्छा युद्धपोत था, क्योंकि उस युद्धपोत पर हमेशा 4 पंजे वाला लाल ड्रैगन ए और तियान सवार रहता था, इसलिए उसे पूरे शून्य की जाति में सर्वश्रेष्ठ होना था। वह एकल जीन पूल स्वाभाविक रूप से उस युद्धपोत की एक मानक विशेषता बन गया। हालांकि अंत में ये सभी वांग हाओ की युद्ध लूट बन गए। जीन पूल बनाना मुश्किल नहीं है, शून्य माता इसे करने में सक्षम है। बस कमी है तो ऊर्जा, खनिज और जैविक पदार्थों की प्रचुर मात्रा की। जब तक पर्याप्त मात्रा में सामग्री और पर्याप्त ऊर्जा खनिज उपलब्ध हैं, शून्य माता किसी भी समय बायोमेम्ब्रेन से बना जीन पूल बना सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही जीन पूल जैसा दिखता है जिसे वांग हाओ ने जर्ग युद्धपोत पर देखा था। हालांकि वांग हाओ के सभी ऊर्जा अयस्क का उपयोग हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया जा चुका है और उसके पास स्टॉक में ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ये स्पष्ट रूप से शून्य रानी को जीन पूल की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अंततः वांग हाओ ने युवानलों के पावर कंपार्टमेंट में ऊर्जा भंडार पर अपनी नजरें गड़ा दी। वैसे भी इस युवानलोक जहाज का पावर कंपार्टमेंट क्षतिक 346 अध्याय 346 बेंडल सिटी ब्लैक मार्केट। मोबाइल रीडिंग। अभी 2 अध्याय और बाकी हैं। आज भारी बर्फबारी के कारण मेरी उंगलियां जम गई हैं। खुद को खुश करने के लिए मैं एक सिफारिश वोट की सराहना करूंगा ~G_L विंकिंग फेस ~।
बेंडल शहर पूरे योडल ग्रह का सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध शहर है। नवीनतम अध्याय पढ़ने के लिए कृपया देखें साहित्य भवन। कोष्टक। हाल के वर्षों में गैलेक्टिक फेडरेशन के साथ हस्ताक्षरित कई मैत्रीपूर्ण व्यापार समझौतों के कारण इस शहर को भी लाभ हुआ है। कृपया याद रखें कि ताइवानी उपन्यास पढ़ने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट सुपरपावर है, जहां आप सबसे तेज अध्याय अपडेट पढ़ सकते हैं। संपूर्ण योडल ग्रह भी धीरे धीरे आकाशगंगा के साथ एक संघ बनाने की प्रवृत्ति दिखा रहा है। वर्तमान दर से ये केवल समय की बात है कि पूरा ग्रह गैलेक्टिक फेडरेशन में शामिल हो जाएगा। ऑनलाइन मानचित्र पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वांग हाओ बांडले शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित वाणिज्यिक जिले में पहुंचे, जिसे स्थानीय लोग भूमिगत काला बाजार कहना पसंद करते हैं। अंतरतारकीय व्यापार के आगमन से पहले ये स्थान पूरे योडल ग्रह पर सबसे बड़ा भूमिगत व्यापार केंद्र था, जो ग्रह के सभी संसाधनों को एकत्रित करता था। अब जबकि योडल एक वाणिज्यिक ग्रह बन गया है, हजारों वर्षों से चले आ रहे भूमिगत व्यापारिक नियम इतिहास के पन्नों में लुप्त नहीं हो गए हैं, बल्कि इसके स्थान पर अभूतपूर्व विकास के दौर की शुरुआत हो गई है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संपूर्ण अराजक तारा क्षेत्र और यहाँ तक कि आकाशगंगा के किनारे खरबों प्रकाश वर्ष तक फैले तारा सागर में आप जो कुछ भी खरीदना चाहते हैं, वह आपको बेंडल सिटी के भूमिगत काले बाजार में मिल जाएगा। यदि आप बेंडल सिटी में कुछ नहीं खरीद सकते, तो आप इसे कहीं और भी नहीं खरीद सकते। ये दो वाक्य एक समय पूरे योडल ग्रह और आसपास के तारा प्रणालियों में एक लोकप्रिय नारा बन गए थे। वांग हाओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में यहाँ बोएर्गे की एक शाखा थी। ये स्पष्ट रूप से एक नीलामी घर था, लेकिन दुकान की सजावट बहुत साधारण थी। केवल एक पुरानी दिखने वाली लकड़ी की पट्टिका थी जिस पर लिखा था बोएर्गे नीलामी घर। यदि वांग हाओ की दृष्टि असाधारण न होती, तो व्यस्त सड़क पर असंख्य नामों के बीच से ऐसे चिन्ह को पहचानना बहुत कठिन होता, क्योंकि यह चिन्ह बहुत अस्पष्ट है। वांग हाओ ने बोएर्गे नीलामी घर में प्रवेश किया और पाया कि आंतरिक सजावट अत्यंत शानदार थी, जो बाहर लगे साधारण, यहाँ तक कि कुछ हद तक जर्जर साइनबोर्ड से बिल्कुल अलग थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि औषधि की दुकान चलाने के अलावा बोएर पवेलियन में एक नीलामी घर भी है, वांग हाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। जब वांग हाओ दुकान में दाखिल हुआ तो उसने पाया कि लॉबी बिल्कुल सुनसान थी। उस विशाल दुकान में सिर्फ 2 ग्राहक थे, जिनमें से एक वांग हाओ था। एक और ग्राहक का रूप रंग अजीबोगरीब था। वह नाटा था, लगभग 1 मीटर लंबा, और उसकी त्वचा गहरे नीले रंग की थी। वह देखने में किसी बच्चे जैसा था, लेकिन उसके 2 बड़े नुकीले कान थे, जिससे वह कुछ महान स्मर्फ्स जैसा लग रहा था। क्या ये एलियंस हो सकते हैं? वांग हाओ इस छोटे कद के एलियन को देखकर हैरान और उत्सुक था। इस समय स्मर्फ जैसा दिखने वाला एलियन काउंटर पर दुकान सहायक के साथ बहस करता हुआ प्रतीत होता है। अपने मैनेजर को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहो। मैंने प्राचीन अखाड़े से यह खजाना खोदने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और तुम कमीने दुकानदार ने इसे मना करने की हिम्मत की। तुम मेरा कैनन गर्ल का पूरी तरह से अपमान कर रही हो। तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? अभी यहाँ से निकल जाओ। मिस ट्रिस्टाना, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आपका वह बेकार पत्थर बेंडल सिटी के हर नीलामी घर में घूम चुका है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं बिका। हमारा दुकानदार सचमुच यहाँ नहीं है। आप कैस्टार सिटी में अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाती? काउंटर के पीछे एक दुबला पतला युवक खड़ा था, जिसका चेहरा नुकीला था और जिसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर थी। उसने शोकपूर्ण भाव प्रकट किया, मानो उसने अपने माता पिता को खो दिया हो, और प्रार्थना में हाथ जोड़कर झुक गया। वह अद्भुत अभिव्यक्ति वस्तुतः घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांग रही थी। मुझे परवाह नहीं। बोएर्गे में आप लोग बिजनेस में हैं, क्या आपको ब्रह्मांड की हर चीज नहीं बेचनी चाहिए? अगर आप कहते हैं कि आप ऐसा करेंगे, तो आपको करना ही होगा। खैर, मैं आज कहीं नहीं जा रहा, मैं बस यहीं रहूंगा। अगर आपका मैनेजर मुझे ये पत्थर देने के लिए राजी नहीं हुआ, तो मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही वह बोल रही थी, ट्रिस्टाना नाम की स्मर्फ 1.6 मीटर ऊंचे काउंटर पर कूद गई, काउंटर के किनारे पर बैठ गई, और वास्तव में दुकान में ही रहने और वहां से न जाने का निर्णय लिया। वह अजीब पत्थर, जो मुट्ठी के आकार का था, बिल्कुल गोल और कंकड़ की तरह काला था, उसके बगल में काउंटर पर रखा हुआ था। वांग हाओ ने एक नज़र में उस अजीब काले पत्थर को देखा और उसका दिल धड़क उठा। एक बार फिर मुझ पर अपनेपन का गहरा एहसास छा गया। वांग हाओ को लगा कि पत्थर बहुत परिचित है, मानो उसने इसे पहले कहीं देखा हो। जैसे ही वांग हाओ सोच रहा था, वांग हाओ की एजियो ड्रैगन रिंग में एक पत्थर, जो इस अजीब पत्थर के समान सामग्री से बना था, अचानक काले प्रकाश के फटने का उत्सर्जन करता है।
काली रोशनी अत्यंत तीव्र थी, यहाँ तक कि वांग हाओ की आत्मा भी एक रहस्यमय और प्राचीन आभा को महसूस कर सकती थी। पफ टिल्ड। वांग हाओ का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कोई आवाज उसे वह काला पत्थर लेने के लिए कह रही हो। तभी दुकान के सहायक ने भी वांग हाओ को आते देखा। फिर उसने ट्रिस्टाना को नजरअंदाज कर दिया और मुस्कुराते हुए वांग हाओ का अभिवादन किया। हे मेरे सम्मानित अतिथि, आपको हमारे विनम्र निवास पर पाकर हमें बहुत गर्व हो रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके पास नीलाम करने या खरीदने के लिए कुछ है? वेटर का चेहरा किताब के पन्ने पलटने से भी तेजी से बदल गया। काउंटर पर पैर क्रॉस करके बैठी ट्रिस्टाना ने अचानक मोटा जैसी दिखने वाली एक तोप की नली निकाली और वांग हाओ की तरफ तान दी। अरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो, ये दुकान आज बंद है। बेहतर होगा कि तुम कोई दूसरी दुकान ढूंढ लो। ट्रिस्टाना ने तोप की नली, जो उसके सिर से भी बड़ी थी, एक हाथ में पकड़ी और वांग हाओ पर निशाना साधा। तोप की नली फनल के आकार की होती है, जिसका थूथन। इसका व्यास 40 सेमी है, नीचे का व्यास 20 सेमी है और लंबाई लगभग 90 सेमी है। इसकी सतह चिकनी है और इसमें कोई स्विच या ट्रिगर बटन नहीं दिखता। लेकिन वांग हाओ ने अपनी तेज आंखों से तुरंत पहचान लिया कि यह तोप की नली असामान्य थी। यह तोप की नली अवश्य ही काफी पुरानी होगी। ये बहुत ही बारीकी से बनाई गई है तथा इसमें से रून ऊर्जा के धुंधले निशान निकलते हैं। ये स्पष्टतः एक बहुत ही दुर्लभ रूनिक हथियार है। तोप की नली देखकर वांग हाओ की आंखें चमक उठी। मैंने कभी भी इस योडल ग्रह पर रूनिक हथियार मिलने की उम्मीद नहीं की थी। पृथ्वी पर बहुत कम लोगों ने ऐसे रूनिक हथियारों के बारे में सुना है, उन्हें देखना तो दूर की बात है। हालांकि योडल पर कुछ लोग बेशर्मी से जोन सी जैसे रून हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। अंतर इतना स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आंखें हों उसे एक नज़र में देख सकता है। हालांकि आपके सिर पर एक काली तोप तानना एक सुखद एहसास नहीं है। क्या मुझे लगता है कि मैं बुरे समय पर आया हूं? वांग हाओ व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, वहीं खड़ा रहा और असहाय दिख रहा था। जब काउंटर पर दुकान के सहायक ने तोप वाली लड़की को अपनी भयानक तोप निकालते देखा तो वह डर के मारे पीला पड़ गया और हकलाते हुए बोला, मिस ट्रिस्टाना, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मेरे लिए नौकरी ढूंढना आसान नहीं था। क्या हम इस बारे में शांति से बात नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बारूद हल न कर सके। देखो तुम कितने डरे हुए हो। चलो पास आओ बच्चे, तुम तो स्थानीय नहीं लग रहे। क्या अभी आसमान से उतरे हो? तोप लड़की ने वांग हाओ की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये पुस्तक पिन और shoehash.com से ली गई है। 347 अध्याय 347 ट्रिस्टाना, तोप लड़की। हाँ बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मेरा ये पत्थर कहाँ से आया है? क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? ट्रिस्टाना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हालांकि वांग हाओ के प्रति उनका रवैया सुधरने लगा है और उन्होंने बंदूक की नली को थोड़ा स्थानांतरित करने की पहल की है। काउंटर पर बैठे दुकान के सहायक ने मन ही मन सोचा, इस बार हम सचमुच एक बेवकूफ से टकरा गए। वह पागल लड़की इस कबाड़ को 200,000 स्टार सिक्कों से कम में नहीं बेचेगी। कोई मूर्ख ही इस बेकार कबाड़ पर इतनी बड़ी रकम खर्च करेगा। 3 साल बाद भी ये पत्थर नहीं बिका है। इसका कारण यह है कि मिस ट्रिस्टाना ने इसके लिए जो कीमत मांगी है वह बहुत अधिक है। 3 साल पहले जब उसने पहली बार यह पत्थर निकाला और 5 मिलियन स्टार सिक्के मांगे तो सभी ने सोचा कि वह पागल है। बाद की घटनाओं ने उसके पागलपन को सच साबित कर दिया। 3 वर्षों तक पूरे योडल ग्रह पर लगभग हर नीलामी घर और व्यापार केंद्र का दौरा करने और अनगिनत दीवारों से टकराने के बाद भी ये पत्थर अभी तक नहीं बिका है। इस पत्थर को बेचने के लिए ट्रिस्टाना लगातार कीमत कम करती रही, लेकिन लगभग पूरे ग्रह के निवासियों और यहां तक कि व्यापार करने के लिए यहां आए कई अंतर्तार्कीय व्यापारियों को इस पागल आदमी द्वारा अत्यधिक कीमतों पर पत्थर बेचने की अफवाह के बारे में पता था। भले ही इस पत्थर की कीमत 50,000 स्टार सिक्कों तक गिर गई है, फिर भी एक भी व्यक्ति इसके बारे में पूछताछ करने नहीं आया है। जब सभी को इस बारे में पता चला तो मजाक में इस पत्थर को इडियट स्टोन कहा जाने लगा, जिसका अर्थ था कि केवल कोई अमीर लेकिन मूर्ख व्यक्ति ही इसके लिए भुगतान करेगा। इसलिए ऐसा लगता है कि इस पत्थर पर मूर्खता का अभिशाप लगा है। जो कोई भी ट्रिस्टाना से मिलता है और उसे ऐसा पत्थर निकालते हुए देखता है, उसे तुरंत बेचैनी, सिरदर्द, उल्टी, दस्त और यहाँ तक कि पोलियो भी हो सकता है। संक्षेप में इस कहावत के अलावा कि यदि आप इसे योडल पर नहीं खरीद सकते तो आप इसे कहीं और भी नहीं खरीद सकते, योडल के बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है। योडल पर एक और प्रसिद्ध शब्द है, जो कोई भी ट्रिस्टाना का पत्थर खरीदता है वह मूर्ख है।
हालांकि ऐसा लगता है कि यह अभिशाप आज वांग हाओ के लिए सच साबित होने वाला है। वांग हाओ को इस पत्थर में बहुत रुचि थी, इसलिए इससे पहले कि दूसरा पक्ष कोई प्रस्ताव दे, वह बोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। 10 लाख। मैं तुमसे ये पत्थर खरीदने के लिए 10 लाख रुपये दूंगा। ये सुनकर काउंटर पर बैठा दुकान सहायक लगभग गिर पड़ा, उसका जबड़ा लगभग कंक्रीट के फर्श पर जा लगा। हालांकि ट्रिस्टाना ने वांग हाओ को संदेह से देखा, जैसे कि उसने जो कहा वह स्पष्ट रूप से नहीं सुना था। कितना? क्या मैंने अभी सुना? ट्रिस्टाना ने फिर से थोड़ी प्यारी आवाज में पूछा। 1 मिलियन स्टार सिक्के, वांग हाओ ने दोहराया। इस बार वांग हाओ ने अपनी आवाज एक सब तक ऊंची कर दी और पूरी दुकान तुरंत उसकी आवाज से भर गई। ये सुनते ही ट्रिस्टाना के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। फिर उसने तोप रख दी, वांग हाओ को आंख मारी और उसे एक चुंबन दिया। पॉप टिल्डर, युवक, तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। मेरे दोस्तों और मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर प्राचीन अखाड़े से यह पत्थर निकाला है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हें इसके लिए लाखों रुपये देने का पछतावा नहीं होगा। ये सुनकर कि वांग हाओ उसके लिए पत्थर खरीदना चाहता है, उसका रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। 10 लाख। ट्रिस्टाना ने अपना एक हाथ बाहर निकाला और उससे खेलने लगी। उसका छोटा गहरा नीला चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया। दुकान का सहायक, जो काउंटर पर गिरने ही वाला था, 10 लाख का प्रस्ताव सुनने के बाद अचानक अपनी मृत सुनहरी आंखों के साथ जीवित हो उठा और वे लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल आए। अरे भाई, इधर आओ, करीब आओ। मुझे तुम्हारे जैसे मर्दाना स्वभाव वाले पुरुष पसंद हैं। ##M। वांग हाओ अवाक रह गया। ये देखकर कि वांग हाओ स्थिर रहा, ट्रिस्टाना अचानक आधे व्यक्ति की ऊंचाई वाले काउंटर से कूद गई। वांग हाओ के सामने एक ठोस लकड़ी की कॉफी टेबल पर उतरने से पहले छलांग 20 मीटर से अधिक की थी। ये कॉफी टेबल लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंची है और ट्रिस्टाना की ऊंचाई के बावजूद वह अभी भी वांग हाओ से एक सिर छोटी है। कॉफी टेबल पर खड़ी ट्रिस्टाना की बड़ी बड़ी आंखें वांग हाओ को ऊपर से नीचे तक देखती रहीं। क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे या नकद? चलिए अभी लेन देन कर लेते हैं। जब वे बात कर रहे थे तो वह पत्थर, जो हमेशा वांग हाओ की नजर में था और कभी हिलाया नहीं गया था, अचानक एक नीले कोमल हाथ पर प्रकट हुआ, जैसे कि एक छोटे बच्चे का हो। पत्थर स्पष्ट रूप से उस हाथ से कई गुना बड़ा था, जो अंडे से ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे छोटे हाथ ने बिना किसी तनाव के विशाल पत्थर को पकड़ लिया हो। चलो बस कार्ड स्वाइप कर लेते हैं। वांग हाओ ने अपना बायां हाथ जेब में डाला, एक पल के लिए इधर उधर टटोलने का नाटक किया और फिर अपनी एजियो ड्रैगन रिंग से यूनिवर्स बैंक का एक काले सोने का कार्ड निकाला। वांग हाओ को ये कार्ड आज ही मिला है और इसमें 100 बिलियन स्टार सिक्के हैं। ये कहना होगा कि यूनिवर्सो बैंक जैसी विशाल कंपनी की शक्ति सचमुच अथाह है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्सो जैसे किसी भी ग्रह पर जहां भी कोई वित्तीय प्रणाली मौजूद है, यूनिवर्सो बैंक की उपस्थिति सर्वव्यापी है। काला सोना कार्ड। हे छोटे भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम दूसरी पीढ़ी के बहुत अमीर हो। उफ, अफसोस है कि मैं तुमसे 3 साल पहले नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने कहा, मेरा नाम ट्रिस्टाना है, मैं मलिन कमांडो की कैप्टन हूँ। योडल ग्रह पर हर कोई मुझे कैनन गर्ल कहता है। मुझे लगता है कि आपने मेरी तोप पहले ही देख ली है। हे, लेकिन चिंता मत करो, मेरी तोप आमतौर पर सिर्फ दुश्मन पर ही फायर करती है। बंदूकधारी। छोटी बच्ची जैसी दिखने वाली स्मर्फ को देखकर वांग हाओ वास्तव में यह नहीं समझ सका कि उसमें लड़कियों वाली क्या बात थी। वह स्पष्टतः एक छोटी बच्ची है। सामान्य मानव कद और दिखावट के आधार पर इस छोटी बच्ची की उम्र 6 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसके कार्यों, भावों और भाषा को देखते हुए वह किसी 20 वर्षीय वयस्क से अलग नहीं है। जब ये दोनों बिंदु एक व्यक्ति में संयुक्त होते हैं तो तुरंत विरोधाभास महसूस होता है। यदि आप इसमें एक विचित्र स्मर्फ उपस्थिति जोड़ दें तो यह और भी अप्रत्याशित हो जाता है। यदि वांग हाओ को पहली नज़र में ट्रिस्टाना का मूल्यांकन करना हो तो वह एक शब्द में कहेगा, प्यारा। यदि हमें इस प्यारी चीज को परिभाषित करना हो तो उसे सटीक रूप से व्यक्त करने के लिए 1000 शब्द भी पर्याप्त नहीं होंगे। चूंकि लड़की ने पहले ही उनका अभिवादन कर दिया था, इसलिए वांग हाओ ने भी अपना परिचय दिया। नमस्ते, मेरा नाम वांग हाओ है। योडल प्लेनेट पर यह मेरा पहला अवसर है। ट्रिस्टाना, बंदूकधारी, अपनी 2 गहरी नीली आंखों से घूर रही थी, जिनमें कोई सफेदी नहीं थी और वे पूरी तरह से नीलम की तरह थीं, जो एक रहस्यमय और गहरे नीले रंग को प्रदर्शित कर रही थीं। ये पहली बार था जब वांग हाओ ने ऐसी आंखें देखी थीं और वह तुरंत असीम जिज्ञासा से भर गया। वांग हाओ, ये तो ठीक ठाक नाम है,
पर यह मेरे नाम जितना अच्छा नहीं है, हा। ट्रिस्टाना का नाम सबसे अच्छा है। हे, अरे वांग हाओ, ठीक है, चलो सौदा शुरू करते हैं। हे, बोलते हुए उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और ब्रेसलेट की स्कैनिंग बीम को वांग हाओ के काले सुनहरे कार्ड पर केंद्रित किया। ब्रेसलेट में लगा यूनिवर्स बैंक प्रोग्राम तुरंत अपने आप सर्च करने लगा और कुछ ही देर बाद एक वर्चुअल ट्रांजैक्शन विंडो दिखाई दी। ट्रेडिंग विंडो में संख्याओं की एक श्रृंखला को कुशलतापूर्वक टाइप करने के बाद ट्रिस्टाना ने अंत में कितने शून्य थे इसकी सावधानीपूर्वक गणना करना नहीं भूली। ये पुस्तक पिन और shoehash.com से ली गई है। मोबाइल संस्करण अब उपलब्ध है। पढ़ना अब और भी आसान हो गया है। अपने मोबाइल फोन पर पढ़ने के लिए कृपया लॉग इन करें। MWX 6348 अध्याय 348 प्राचीन अखाड़ा। 5 अध्याय पूरे। 1 फरवरी से चीनी नववर्ष तक प्रतिदिन केवल 2 अध्याय होंगे। नए साल के दौरान बुलेट्स को आराम करने दें और फिर नए साल के बाद फिर से अपडेट करना शुरू करें। धन्यवाद। कोष्टक। जब ब्रेसलेट ने पुष्टि की कि भुगतान सफल रहा तो वांग हाओ ने कार्ड वापस ले लिया। नवीनतम अध्याय पढ़ने के लिए कृपया देखें। हे, सौदा हो गया। ये पत्थर तुम्हारा है। फिर उसने अपने हाथ में रखा काला पत्थर वांग हाओ की ओर फेंक दिया। स्नैप। वांग हाओ ने अपना हाथ खोला और पत्थर को पकड़ लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि पत्थर उसकी हथेली को छूने पर बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगा, बल्कि वह आग के गोले जितना गर्म था। ओह, मैं आपको याद दिलाना भूल गया, ये पत्थर बहुत गर्म है, सावधान रहें। बोलते हुए ट्रिस्टाना ने वांग हाओ को आंख मारी और मजाकिया लहजे में कहा। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, पत्थर पहले ही वांग हाओ के हाथ में था। हालांकि पत्थर की सतह पर तीव्र गर्मी से वांग हाओ के कोमल हाथों को कोई नुकसान नहीं हुआ। यही वह बात थी जिसने वास्तव में ट्रिस्टाना की वांग हाओ में रुचि जगाई। हालांकि वांग हाओ का इस छोटी सी दुकान में और रुकने का इरादा नहीं था। पत्थर पर नजर डालने के बाद उसने चुपचाप उसे अपनी एजियो ड्रैगन रिंग में डाल दिया। फिर उसने ट्रिस्टाना से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? मैं ट्रिस्टाना कभी भी मुफ्त में सवालों के जवाब नहीं देती, लेकिन चूंकि आपने 1 लाख की पेशकश की है, इसलिए मैं आज आपको मुफ्त में जवाब दूंगी। ट्रिस्टाना ने तोप को एक तरफ रख दिया और फिर अपनी आवाज धीमी करके कहा, यह पत्थर प्राचीन अखाड़े से उठाया गया है। इतना कहने के बाद उन्होंने कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया। प्राचीन अखाड़ा, ये कैसी जगह है? वांग हाओ ने फिर पूछा। खैर, हर यॉडल को ये पता है। आप किसी से पूछ सकते हैं। मैं अभी खरीदारी करने जा रही हूं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको रात के खाने पर ले जाऊंगी। हे। अलविदा। बोलते हुए उसने वांग हाओ को आंख मारी और फिर अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। ट्रिस्टाना के जाने के कुछ ही देर बाद दुकान का सहायक काउंटर के नीचे से रेंगता हुआ आया। उसने वांग हाओ से फुसफुसाते हुए कहा, माननीय अतिथि, आप मूर्ख बन गए हैं। उसके हाथ में जो टूटा हुआ पत्थर है वह बेकार है। इसका इस्तेमाल प्राचीन अखाड़े में फर्श बनाने के लिए किया जाता है। ये हर जगह है। आपने अपना लाखों रुपया बर्बाद कर दिया है। ये सुनते ही वांग हाओ के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं। फिर उन्होंने पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि यह प्राचीन अखाड़ा कहाँ है? वांग हाओ के हाव भाव से लगता था कि दुकान के नौकर को 10 लाख युआन बर्बाद करने की जरा भी परवाह नहीं थी। दूसरे शब्दों में, ये युवक काफी अमीर था और उसे 10 लाख युआन की जरा भी परवाह नहीं थी। तुरंत ही सुनहरी आंखों वाला दुकान सहायक ऊर्जा से भर गया और उसका पूरा व्यवहार अविश्वसनीय रूप से जीवंत हो गया। वांग हाओ के प्रति उनका रवैया तुरंत बदल गया। मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। प्राचीन अखाड़े की बात करें तो इसका इतिहास हमारे योडल ग्रह से भी पुराना है। किंवदंती है कि यह प्राचीन काल में सभी जातियों के शक्तिशाली प्राणियों द्वारा बनाया गया एक अखाड़ा था। कुछ इतिहासकारों ने शोध किया है और उनका मानना है कि यही वह स्थान था जहां सभी जातियों के शक्तिशाली प्राणियों के वंशजों ने देवताओं के भवन में प्रवेश करने के स्थान तय किए थे। हालांकि अब यह एक खंडहर बन चुका है। मुझे नहीं पता कि कितने समय पहले प्राचीन अखाड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया था और अब एक उजाड़ रेगिस्तानी खंडहर है। ऐसा कहने के बाद दुकान सहायक स्टो के उत्पादों का प्रचार करना नहीं भूला। क्या आपको प्राचीन अखाड़े का नक्शा चाहिए या प्राचीन अखाड़े में प्रवेश के लिए कोई निषिद्ध चित्र? मेरी दुकान में वे सब मौजूद हैं। ठीक है, जैसा आपने कहा, मुझे एक एक दे दो। और मैं आपके दुकानदार से भी मिलना चाहता हूँ। मेरे पास बेचने के लिए बहुत सारा अधूरा माल है।
गीला माल शब्द पृथ्वी पर समुद्री डाकुओं के एक प्राचीन शब्द से आया है और काले बाजार में इसका अर्थ है अवैध माध्यमों से प्राप्त माल। अतीत में पृथ्वी पर समुद्री डाकू विभिन्न देशों में सीमा शुल्क निरीक्षण से बचने के लिए विशेष लोहे के बक्सों का इस्तेमाल करते थे। इन बक्सों को जहाज के नीचे लोहे की जंजीरों से लटकाकर लंबे समय तक पानी में डुबोए रखा जाता था। नतीजतन ये सामान अक्सर समुद्री पानी से भीग जाते थे और इसी से गीले सामान का जन्म हुआ। जब वांग हाओ जियांगन शहर में मास्टर मोंडो की सहायता कर रहे थे, तब उन्होंने इस तरह की बहुत सारी खिचड़ी भाषाएं सीखी। सामान्यतः ऐसे अवैध मूल के सामान को नीलामी घरों द्वारा नीलाम करने पर प्रतिबंध होता है। हालांकि काले बाजार में ये बिल्कुल भी वर्जित नहीं है। दुकान सहायक को वांग हाओ की बोली से पता चल गया कि वांग हाओ निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा टूटे हुए पत्थर के एक बेकार टुकड़े पर उसके द्वारा पहले खर्च किए गए 10 लाख डॉलर तथा धन की उपेक्षा करने की उसकी धृष्टता को जोड़ लें तो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि जब उन्होंने वांग हाओ के हाथ में सदस्यता कार्ड देखा तो आश्चर्य से उनकी आंखें बाहर निकल आईं। यह एक काला कार्ड था। नीलामी घर का कार्यभार संभालने के बाद से 15 वर्षों में उन्होंने कभी भी ऐसा अजीब सदस्यता कार्ड नहीं देखा था। ये जानना महत्वपूर्ण है कि बोएर्जी में सदस्यता कार्डों का सख्त स्तर पर वर्गीकरण होता है। 7 रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी सदस्यता के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। बैंगनी सदस्यता सबसे ऊंचा स्तर है जिसके बारे में वह जानता है। उसने इस काले कार्ड के बारे में पहले कभी न देखा था और न ही सुना था। मैंने दुकानदार से कभी इसका जिक्र नहीं सुना, लेकिन जब वांग हाओ ने सदस्यता कार्ड निकाला तो उसके हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह जानबूझकर उसके साथ कोई शरारत कर रहा था। इतने ऊंचे दर्जे का व्यक्ति जो बेकार पत्थर का टुकड़ा खरीदने के लिए 10 लाख डॉलर खर्च कर देता है, वह मुझे धोखा देने के लिए नकली सदस्यता कार्ड का उपयोग क्यों नहीं करेगा। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने दावा किया कि वे हमारे स्टोर के साथ एक बड़ा सौदा करना चाहते थे। दुकान का सहायक अविश्वसनीय रूप से तेज तर्रार और चतुर था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके सामने वाला व्यक्ति बोएर्जी का कोई खास आदमी हो सकता है और शायद ऊपर वाले को जानता भी हो। इसका मतलब यह है कि काला कार्ड असली हो सकता है और यह किस सदस्यता स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, ये केवल बुर्ज कंपनी के शीर्ष प्रबंधन को ही पता है।